हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे और सभी लोग खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों की इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 9 है और आपको 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिसको आप बहुत अच्छे से करने का प्रयास करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में बच्चे डाउट हो तो तुरंत आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने जो है डाउट को लिख के भेज दीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलेगा, प्रयास करते हैं। अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉज इन द सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस मिल रहा है जिसमें आपको एडवर्ब क्लॉज को पहचानना है। आपका सेंटेंस है यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। इस सेंटेंस में आपको पता है सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार का होता है। एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। ये 3 प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अपने को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड और दैट अगर ना हो तो हम सभी को ध्यान रखना है कि वो एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज के अतिरिक्त क्या होता है, अनटिल हो, टिल हो, इफ़ हो, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज में आते हैं ये सब। तो बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, यू विल पास। दूसरा इफ़ यू विल पास। तीसरा इफ़ यू वर्क हार्ड और चौथा वर्क हार्ड। तो देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कौन सा ऑप्शन, पहले का। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, यू ऑल आर राइट। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। आइडेंटिफाई द फ्रेज। अपने को देखना है एक सेंटेंस है जिसमें आपको फ्रेज मिला है द बॉय वांट समथिंग। आप देखिएगा, आइडेंटिफाई द फ्रेज द बॉय वांट्स समथिंग आपको मिल रहा है। फ्रेज आप जानते हैं, एक या एक से अधिक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पे समथिंग वर्ड ये है फ्रेज। यहाँ पे आपको पहचानना कि अंडरलाइन वर्ड क्या है, नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, या एडजेक्टिव फ्रेज है, या वर्ब फ्रेज है। तो आपको ध्यान रखना होगा बच्चों कि ये किस प्रकार का काम कर रहा है। अगर ये वर्ब से बना होता है तो वर्ब फ्रेज बनता है, एडवर्ब की तरह काम करता है तो एडवर्ब फ्रेज बनता है। और अगर एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो एडजेक्टिव फ्रेज बनता है। और अगर किसी सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन की तरह काम करे तो नाउन फ्रेज बनता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि द बॉय सब्जेक्ट है, वांट्स आपका वर्ब है। अब ये जो समथिंग है ये एक प्रकार से नाउन का काम कर रहा है ना। नाउन को हम कैसे ढूंढते हैं, व्हाट या होम से ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ पे देखिए, लड़के को क्या चाहिए, लड़का क्या चाहता है, तो समथिंग। समथिंग एक नाउन की तरह आ रहा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझ पा रहे हैं ना? यस, यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का नाउन फ्रेज है। ओके, अगर ये एडजेक्टिव की तरह आता तो एडजेक्टिव फ्रेज होता, एडवर्ब की तरह काम करता ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो एडवर्ब फ्रेज, और अगर वर्ब से बनता है तो वर्ब फ्रेज। अब पहचान पाएंगे ना? बिल्कुल सही। चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। बॉर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स। कोई ऐसा बच्चा जो अपने माता पिता के अनमैरिड संतान हो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, लेजिटिमेट बोलते हैं, सॉरी इललेजिटिमेट बोलते हैं, पोस्थ्यूमस बोलते हैं, या अडॉप्टेड बोलते हैं, या ऑर्फन बोलते हैं। देखिए बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस बात को, ठीक है। और किसी भी वर्ड से रिलेटेड टॉपिक आपको पूछा जा सकता है, चाहे वो जोग्राफिकल हो, हिस्टोरिकल हो, है ना, साइंटिफिक हो। तो कोई भी वर्ड, या फिर हम सभी अपने डेली लाइफ में कोई भी वर्ड यूज़ करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ भी बन सकता है। तो बॉर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स मतलब कोई ऐसा बच्चा जिसके माता पिता की शादी ना हो और वो जो है उस बच्चे का जन्म हो जाए, तो उस बच्चे को क्या बोलते हैं? देखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। आपने सुना होगा ना अपने आसपास, नाजायज एक शब्द है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इललेजिटिमेट चाइल्ड। ओके, मीन्स, और जो है ये ए ऑप्शन करेक्ट है। लेजिटिमेट होता है तो जायज़, और इललेजिटिमेट मतलब गैर कानूनी, नाजायज़, है ना।
तो इस तरीके से लगता है। और बी ऑप्शन जो है उसका मीन्स होता है पोस्ट्ह्यूमस, मतलब होता है कोई भी बच्चा अपने माता के गर्भ में आ जाए बट उसका जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हो, ऐसा बच्चा कहलाएगा पोस्ट्ह्यूमस चाइल्ड। इसको ध्यान रखिएगा। पोस्ट्ह्यूमस वर्ड और एक शब्द के लिए यूज होता है जब कभी भी कोई भी रचनाकार अपनी रचना को लिख दिया बट उसकी मृत्यु के बाद उसकी रचना पब्लिश होती है तो पोस्ट्ह्यूमस पब्लिश माना जाता है। ओके। एडॉप्टेड आप जानते हो गोद लेना, किसी भी जो है दूसरे के बच्चे को जो है कानूनी रूप से अपना बच्चा बनाना। और आर्फन मतलब अनाथ बच्चा, ये तो आप जानते ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप बहुत ध्यान से करिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु कैन बी चीटेड ईजली, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत आसानी से जो है चीट कर लें या आपकी बात को मान ले, तो उसको क्या बोलेंगे। पहला है माइजेंथ्रोप, दूसरा है एम्बिग्यूअस, तीसरा है क्रेडुलस और चौथा है पैरासाइट। कौन सा करेक्ट होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन से बच्चों एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। यू विल हैव टू लर्न दीज वर्ड्स। बताइएगा। अ पर्सन हु कैन बी चीटेड ईजिली, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, सी करेक्ट है। क्रेडुलस मतलब भोला भाला सीधा साधा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हम सभी बोलते हैं जो आपकी बातों को बड़े आसानी से मान ले, जो आप कहें उसमें कोई भी तर्क ना करे, दैट पर्सन इज कॉल्ड क्रेडुलस। ओके। एम्बिग्यूअस यहाँ पर जो है नहीं होगा। एम्बिग्यूअस मतलब होता है कि जो है दो तरीके से कोई भी व्यक्ति करे तो उसको एम्बिग्यूअस कहते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति बोले उसका दो मीनिंग निकले, ठीक है। जैसे अगर आप बोल रहे हो ना आई लाइक, हिंदी में बोल रहे हो, इंग्लिश में तो आप जान ही जाओगे गोल्ड और स्लीप। अगर हिंदी में आप बोल रहे हो कि मुझे सोना पसंद है, तो सोना मतलब क्या, गोल्ड को भी सोना कहते हैं, स्लीप को भी सोना कहते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा वर्ड जिसका दो मीनिंग निकले, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट। ओके। पैरासाइट मीन्स होता है दूसरों पर निर्भर रहने वाला परजीवी। और माइजेंथ्रोप मतलब होता है मानव जाति से घृणा करने वाला। ओके। तो मुझे लगता है आपको ये वर्ड ध्यान से याद कर लेना होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके। लर्न कर लीजिए बच्चों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ये भी वर्ड बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही है, ठीक है। बताइएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी आज मैंने 2 से 3 क्वेश्चंस दिए, तो मुझे लगता है 2 क्वेश्चन हुआ है, तीसरा चल रहा है। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर चिड़ियाँ रखी जाती हैं। जैसे आप जानते हैं ना कि जहाँ पर मछलियाँ पाली जाती हैं उसको एक्वेरियम बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर जो है मुर्गी बत्तख है ना, ये सब पाले जाते हैं उसको पोल्ट्री बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको पता है जहाँ पर जो है जानवर रखे जाते हैं उसको जू बोलते हैं। लेकिन याद रखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ जू आंसर नहीं होगा। बहुत अच्छे, बी ऑप्शन वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं, बी करेक्ट है। देखिएगा, अवियरी यहाँ पे करेक्ट होगा। अवियरी मीन्स होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षी पाले जाते हैं, उसको हिंदी में हम सभी कहते हैं पक्षीशाला, ठीक है, जहाँ पर पक्षियों को व्यवसाय के लिए पाला जाता है और रखा जाता है। ओके। अपियरी अगर आप करोगे तो यहाँ पर है जहाँ पर अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, मतलब मधुमक्खी पालन जहाँ पे होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको अपियरी बोलते हैं। तो याद रहेगा ना, बिल्कुल सही। और इसेंट्रिक मतलब होता है सनकी या झक्की इंसान। ओके। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 5 का बी करेक्ट होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे पहले। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस, आपको कंप्लीट करना होगा। एक जो है जैसे आपको पता है ना कि कोई भी वर्ड है उस वर्ड के आगे अगर कोई ऐड हो तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ध्यान रखिएगा बच्चों। और अगर किसी वर्ड के बाद में जो है ऐड हो तो उसको बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। सफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। हिंदी में हम सभी इसको उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में यहाँ पर जो है प्रत्यय होता है, तो प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है, दैट इज़ कॉल्ड सफिक्स इन इंग्लिश। और उपसर्ग हमेशा पहले लगता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स इन इंग्लिश। ओके। अंडरस्टूड। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए इसको इसलिए रखा कि आपको याद रहे कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। ओके। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेंटेंस है जिसका सफिक्स ऐड करके आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप देखिएगा, अब अगर आई ओ एन सफिक्स लगता है तो नाउन बनता है, याद रखिएगा। जैसे पोजेस, पोजेस से पोजेशन होता है, ठीक है।
इस तरीके से एडॉप्ट से एडॉप्टेशन होता है। बात समझ पा रहे हैं ना। IVE लगा है तो वो क्या होता है, वो आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जैसे एक्टिव, पैसिव। तो IVE लगा ना, पैसिव। IVE मतलब हो गया सेंसिटिव, इस तरीके से आप देखते हैं ना। तो आप यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ओके। और अगर FUL सफिक्स कहीं लगा हो तो ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। बट अगर FULLY सफिक्स कहीं लगा हो तो ये एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। अब आपको बताना पड़ेगा द स्कूल कंडक्टेड द एनुअल स्पोर्ट्स डे, यानी विद्यालय ने क्या किया, एनुअल स्पोर्ट्स डे को कंडक्ट किया, किस तरीके से, सफलतापूर्वक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डी वाले बच्चे आप सभी लोगों का करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन तो करना पड़ेगा ना भाई। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे होते हैं जो पूछ नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को ये है कि जो है सब बच्चे को एक एक बच्चा क्लास का समझे, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो अछूता रह जाए, हर एक बच्चे को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिएगा इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर सक्सेसफुली होगा, क्यों, क्योंकि ये एडवर्ब की तरह आ रहा है। अब बच्चे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सफलतापूर्वक जो है स्पोर्ट डे को कंडक्ट किया गया। बात समझ पा रहे हैं ना। बहुत अच्छे। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सक्सेसफुल। इसको हम और अच्छे से आपको बताएं। देखिए, अगर जो है सक्सेस है ना, SUCCESS, सक्सेस अगर आपको मिल रहा है तो ये नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर सक्सेस को सक्सीड बोल दो, ठीक है, तो ये वर्ब बन गया। बात समझ पा रहे हैं ना। अगर सक्सेस में फुल लगा दो आप, FUL, तो ये आपका एडजेक्टिव बन जाता है, ध्यान रखिएगा बच्चे। और अगर FULLY लगा दें तो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। मुझे लगता है ये 6 वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा ना। बहुत अच्छे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द अप्रोप्रिएट टेंसेज टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। आपको एक जो है सेंटेंस, जो है एक सेंटेंस मिल रहा है, उसको आपको कंप्लीट टेंस के अकॉर्डिंग फिल करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, 2 ब्लैंक स्पेस है तो दोनों जगह आपको सुटेबल वर्ड्स ढूंढने होंगे। अब चलिएगा चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देती हूँ, आप आंसर करिए बच्चों। आगे ही ब्लैंक स्पेस है, द डिग्री टू हिज वार्ड फॉर पर्सनल रीजंस द डीन, इसके बाद है टू मेक इट पब्लिक। अब बताइएगा कौन सा करेक्शन होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए है डिनाइड वॉज द वांटिंग, फिर है हैविंग डिनाइड और दूसरे वाले में डिड नॉट वांट, तीसरा है हैविंग डिनाइड और वुड वांट, और चौथा है डिनाइंग डिड नॉट वांटेड। बताइएगा कौन से ऑप्शन को हम लोग प्रेफरेंस देंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, द डिग्री टू वार हिज वार्ड फॉर पर्सनल रीजंस द डीन टू मेक इट पब्लिक। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING होता है। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING, और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और जब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। याद आया ना, बिल्कुल सही। आप चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको कि क्यों आखिर जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा नहीं करेक्ट होगा। देखिए, अगर आप आगे डिनाइड लगाएंगे, ठीक है, अगर आप डिनाइड लगाते हैं तो वॉज नॉट वांटिंग टू, तो कहीं आपने ऐसा पढ़ा है कि वांट में ING लगे। हमेशा वांट में S या बिना S के वांट आता है। आई वांट लगता है, आई एम वांटिंग तो कभी लगता नहीं। तो ए ऑप्शन आंसर नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं ना बच्चे। समझ पा रहे हैं तो थंबनेल भेजते रहिए। और दूसरा ऑप्शन देखिएगा, हैविंग डिनाइड। अब यहाँ पे हैविंग डिनाइड अगर आप कहिए तो डिड नॉट वांट टू, तो ये तो करेक्शन हो सकता है, ना, बिल्कुल सही। तो देखिए, वांट के साथ टू लगता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब जब पता है तो आप जो है बी ऑप्शन को आंसर करेंगे, बी ऑप्शन, ठीक। अब चलिए सी ऑप्शन को देखते हैं, सी क्यों नहीं होगा। देखिए, कह रहा हैविंग डिनाइड वुड वांट, तो यहाँ पे देखिएगा वुड वांट आप अगर करते हैं तो वुड के बाद नॉट आना चाहिए था, ठीक है, कि उसने जो है पर्सनल, इसको देखिएगा, पर्सनल रीज़न की वजह से, ठीक है, उसने डिग्री को मना कर दिया।
और उसने क्या इसको पब्लिक नहीं बनाना चाहता था या पब्लिक नहीं बनाना चाहा। तो यहाँ पे नहीं का मीनिंग आ रहा है ना, बात समझिएगा। जब मीनिंग नहीं का आ रहा है तो यहाँ पर तो सेकेंड ऑप्शन में नॉट दिया है, फर्स्ट में वांटिंग की वजह से नहीं होगा, और थर्ड में देखिए तो नॉट नहीं आया है इसलिए नहीं होगा। फोर्थ में डिनाइंग डिड नॉट वांटेड है, तो आपने कभी डिड नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना, तो ये भी और ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन जिन भी बच्चों का करेक्ट है बच्चे, आप सभी लोग करेक्ट हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं या थोड़ा सा गहराई से सोचने के लिए मजबूर करते हैं, और हमारा काम है हर तरह के प्रश्न से आपको परिचित कराना। ओके, तो मुझे लगता है बच्चे समझ में आया ना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके, क्वेश्चन बड़े रहेंगे तो टाइम लगेगा बच्चों, बट एक ही बार तो, दूसरी बार तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। डू योर ड्यूटी विदाउट एडो। अब बताइएगा एडो मीन्स क्या होता है। देखिए एडो मीन्स होता है हलचल, परेशानी, ठीक है, इसको आप बोलते हैं डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट। एडो का सिनोनिम आप लिख लीजिएगा। मेस मतलब भी होता है तकलीफ उठाना या दिक्कत होना। क्लूटर एक शब्द है, ये भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है, CLUTTER। तो एडो मतलब परेशानी, हलचल, समस्या, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डू योर ड्यूटी, मतलब आप अपना कर्तव्य करो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी हलचल, बिना किसी झमेले के, ठीक है। तो अब आप बताओ यहाँ पर मेनी लगेगा कि लिटिल लगेगा या ऑल लगेगा या मच लगेगा, बताइएगा। मैंने स्पष्ट मीनिंग कर दी, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे आंसर करते रहिए। आज क्वेश्चन से बड़े बड़े हैं बच्चों, तो आज आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट आप अंत तक बने रहिएगा। जब आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, मेनी नहीं होगा क्योंकि जो अडू है ना ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि एक परेशानी दो परेशानी नहीं होती, परेशानी या समस्या झंझट जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है, तो यहाँ पर मेनी नहीं आएगा, ठीक। ऑल भी नहीं आएगा, ऑल अडो। लिटिल का प्रयोग विदाउट, जब निगेटिव शब्द है तो लिटिल भी निगेटिव है, तो विदाउट और लिटिल एक साथ नहीं कर सकते। मच इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8 का जिन भी बच्चों का डी आंसर आ रहा है वो करेक्ट है। मैं सबके आंसर देख रही हूँ, बट आपको ध्यान रखिएगा कि मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि हाँ आप सभी लोग करेक्ट हैं, क्योंकि आप सभी बच्चे सुन सुन कर कहीं आप जो है अपने आंसर को ना करें, कुछ अपना दिमाग लगाएं। इस वजह से मैं अंत में आंसर बताती हूँ और पूरे को समझा देती हूँ, तो बच्चों आप ध्यान से समझते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का डी करेक्ट है। 9th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब बताइएगा, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि जो हाईलाइटेड वर्ड है इनसे इंसिसेंट, इंसिसेंट का मतलब क्या होगा, ठीक है। रेन इन डेटेड, इन अनडेटेड लो लाइंग एरियाज, बताइएगा। पहला देखिएगा ऑकेजनल, दूसरा अनइंटरप्टेड, तीसरा कंटिन्यूअल और चौथा कीजलेस, बताइएगा। देखिए इनकेसेंट का मतलब जो है क्या होता है, इनकेसेंट का मतलब होता है हमेशा, यानी कि ऑलवेज, इसका मतलब क्या हो गया, ऑलवेज यानी हमेशा, ठीक। तो जब हमेशा कह रहा है, ठीक है, लोइंग एरियाज़ में, ठीक है, हमेशा क्या होती है, लोइंग एरियाज़ में पानी की कमी होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमेशा कह रहा है तो हमेशा का उल्टा ऑकेजनल यानी कभी कभी। बहुत अच्छे, ध्यान करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, जिन भी बच्चों का ए आंसर आ रहा है दोज आर करेक्ट बॉयज़, बताए, एंड गर्ल्स मतलब स्टूडेंट्स, बताइएगा। ऑकेजनल मतलब कभी कभी, अनइंटरप्टेड ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यूअल मतलब होता है लगातार, और कीजलेस भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स सभी लोग करेक्ट हैं जिनका ए आ रहा है, 9th का ए। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ जाएंगे बच्चों, एंटोनिम सिनोनिम सीधे ना पूछ के अंडरलाइन करके भी पूछ लेता है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, आपके सामने लाए हैं, ताकि आपको पता चले कि जो है ऐसे जो है काम नहीं चलने वाला, सीधा सीधा। अब हम सभी को सेंटेंस में भी आंसर ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फॉर गिवन सेंटेंस। आज क्वेश्चंस बेटे बड़े बड़े हैं इसलिए टाइम लग रहा है, तो धैर्य बनाए रखिएगा। अभी हम लोगों का
10 क्वेश्चन ही हुआ है, बट अगर हम आंसर ही बता दें सीधे तब भी तो नहीं ठीक है ना। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फॉर द गिवन सेंटेंस, आपको बताना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन आपको ढूंढना है। अब देखिएगा एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू वॉज द ब्रेन, फिर कह रहा है द प्रोजेक्ट एंड इट गेव अ फिलिप, फिर है द रिलेशंस, फिर है द टू कंट्रीज। अब बताइएगा 3 जगह ब्लैंक स्पेस है और तीनों में आपको सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करना है, बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा। अगर आप इन द प्रोजेक्ट कहेंगे तो प्रोजेक्ट में आपका मीनिंग यहीं हट गया ना। फॉर द प्रोजेक्ट कहें, हाँ ये फॉर द प्रोजेक्ट हो सकता था, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। इन ऑन अबाउट, तो पहला वाला तो आपने इग्नोर कर दिया ना, तो पहला वाला पे ध्यान हटाएं। फॉर, फिर कह रहा है फिलिप देम द रिलेशन, तो देम द रिलेशन होता ही नहीं है, ठीक है। देम के बाद कैसे तुरंत दा लग करके रिलेशन लग जाएगा, होगा ही नहीं। तीसरा देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में टू बिहाइंड बिटवीन, तो ब्रेन टू द प्रोजेक्ट एंड अगर आप करिए इट गेव फिलिप बिहाइंड द रिलेशंस, फिर है बिटवीन टू कंट्रीज। तो यहाँ पर देखिए आपका ब्रेन जो है टू था कि ब्रेन प्रोजेक्ट के पीछे था, तो आप बता पा रहे हैं ना कि प्रोजेक्ट के पीछे था। जवाहरलाल नेहरू का दिमाग इस प्रोजेक्ट के पीछे था और इसी ने दिया, ठीक है, प्रोजेक्ट ने एक फिलिप दिया किसको, टू द रिलेशंस, मतलब रिलेशंस को और अच्छा बनाया, मजबूत बनाया दो देशों के बीच में। बात समझ पाए ना। तो बिटवीन बिटवीन लगा है, ये तो करेक्ट है, तो यहाँ पर लगेगा बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड, और यहाँ पे लगेगा टू और यहाँ पे लगेगा बिटवीन। समझ पा रहे हैं ना बच्चों। क्वेश्चंस बड़े हैं बट आते हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाता है और आपका टाइम लगता है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिमाग था और जिसने रिलेशंस को आगे बढ़ाया, दो देशों के बीच में मजबूत बनाया, ठीक है। बात समझ गए ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी करेक्ट है। आगे बढ़ जाइएगा। आप क्वेश्चन तो देते हैं आंसर बट नंबर, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया करिए बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा लगता है ना कि 10वें का दे रहे हैं कि 9वें का दे रहे हैं। कई बार नेट की स्पीड स्लो चलने से आंसर थोड़ा सा लेट में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएंगे। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कंबाइंस द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस। आपको बताना है, इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन देने का यही मतलब है, सीधे आपको कंजक्शन ढूंढ के और दो सेंटेंस को कंबाइन कर लेना है। बताइए। देयर वॉज अ साइक्लोनिक स्टॉर्म, फिर है द स्कूल्स वर क्लोज्ड, मतलब एक चक्रवात आया, तूफानी चक्रवात आया। आप जानते हैं ना चक्रवात का जगह जगह अलग अलग नाम है ना। भारत में जो है चक्रवात कहा जाता है, कहीं पर टाइफून, कहीं हरिकेन, कहीं टार्नेडो। याद आया ज्योग्राफी वाले बच्चों, बताइए। देयर वॉज अ साइक्लोनिक स्टॉर्म, तो साइक्लोनिक स्टॉर्म, फिर द स्कूल वर क्लोज्ड, मतलब पहले आंधी आई कि पहले विद्यालय बंद हुआ, आप यही ढूंढ लीजिए पहले। तो पहले आंधी आई ना, तब ना विद्यालय बंद हुआ, उसका रिजल्ट हुआ। तो जब आंधी पहले आई तो आपको क्या कर देना पड़ेगा, आपको जो है जहाँ पर इसका रिजल्ट और इफ़ेक्ट दिखे वहीं पर आपको जाना पड़ेगा। यानी कि तो अब देखिए पहले आंधी आई तो पहले आंधी वाले को ही आगे बढ़ाइए। तो अगर एक और दो ऑप्शन देखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पर देखिए देयर द स्कूल्स वर क्लोज्ड बट देयर वाज साइक्लोनिक स्टॉर्म, स्कूल बंद कर दिए गए लेकिन आंधी आ गई, तो नहीं बन रहा है ना। द स्कूल्स वर क्लोज्ड सो, मतलब विद्यालय बंद किए गए इसीलिए आंधी आई, तो ये तो नहीं बना। आंधी आई इसलिए विद्यालय बंद किया गया। तो देयर वॉज ए साइक्लोनिक स्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म आया, सो ओनली दे स्कूल वर क्लोज, तब सिर्फ विद्यालय बंद किया गया। तो बिल्कुल ये ओनली वाला नहीं होगा, ये सब इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना होगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो देयर वॉज अ साइक्लोनिक स्टॉर्म सो द स्कूल्स वर क्लोज्ड। याद आ गया ना, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। डी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस इनटू इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म। आपको बताना पड़ेगा इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी किसकी। आपको सेंटेंस मिल रहा है, यू मस्ट नॉट टेल एनीवन माई मदर सेड,
माँ ने कहा, तो ठीक है, जो है यू मस्ट नॉट टेल एनी वन, कि तुम जो है इस बात को किसी से मत बताना, माँ ने आदेश दिया है। तो माँ ने कहा है कि किसी से इस बात को बताना नहीं है। तो आप ध्यान रखना है, माँ ने चेतावनी दी है, ऑप्शन के अनुसार आप काम करेंगे। माँ ने चेतावनी दी है, हाँ भाई दी ही है, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि ये सारे ऑप्शन में वार्म है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जिस सेंटेंस में सेड को जैसे चेंज करेगा वैसे हम सभी को भी पलट जाना है और ऑप्शन के अनुसार चल देना है, ठीक है। तो देखिए, माई मदर सेड है, तो माई मदर वार्नड मी, आपको याद है ना कि जब जो है रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो फर्स्ट पर्सन को जो है या फिर जो है थर्ड पर्सन को मान लेते हैं। तो अगर आपने ऐसे इसको जो है समझा होगा, माई मदर सेड टू मी तो हो जाएगा माई मदर वार्नड मी, इसके बाद यू है तो यू आई हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे सेंटेंसेस में आपको याद रखना पड़ेगा कि मस्ट को इग्नोर करते हुए ऑप्शन के अनुसार चलना। देखिए, अगर आप पहले ऑप्शन पे चलते हैं, माई मदर वार्नड मी नॉट टू टेल टू एनी वन, तो माई मदर वार्नड मी नॉट टू टेल टू एनी वन, तो टेल टू एनी वन ऐसा क्यों करेंगे? अपने पास से तो कुछ अपना नहीं ना लगाएंगे, यहाँ पे आप नहीं लगा सकते टेल टू एनी वन। दूसरे पे आ जाइए, माई मदर वांट मी नॉट टू टेल एनी वन, यही सब जो है करेक्ट है, बी ऑप्शन है। इनडायरेक्ट स्पीच वाले ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है, समझिएगा। जैसे आपको जहाँ चेंज करने हैं वहीं आप चेंज करेंगे ना, ठीक है। मतलब रिपोर्टिंग इस वर्ब में चेंज कर सकते हैं, कंजक्शन का यूज कर सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस बदल सकते हैं, और प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं, और नियरनेस वर्ड्स चेंज कर सकते हैं। 5 प्रकार के आपको राइट प्राप्त हैं नरेशन में, ठीक है। तो नरेशन में पांचों अधिकार का प्रयोग करते हुए आपको जो करना है वही करेंगे ना। यहाँ पर टेल के बाद टू एनीवन जब सेंटेंस में ही नहीं लगाए तो हम अपने पास से नहीं लगा सकते, तो इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा देख लीजिएगा, माँ ने बताने को मना किया है, सीधे ही आप तो कह रहे हो माई मदर वांट मी नॉट टू टेल एनीवन, बात यही हो गई। तीसरा देखिए क्यों नहीं होगा, माई मदर वार्नड मी दैट आई मस्ट नॉट टू टेल एनीवन। अब देखिए, जब आप एक तरफ दैट लगा रहे हो, दूसरे तरफ नॉट के बाद टू लगा रहे हो, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। अगर आपका ये मस्ट के बाद नॉट होता लेकिन टू ना होता तब तो ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता था, ध्यान रखिएगा। ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता था, माई मदर सेड को आप वार्नड में चेंज कर दिए, टोल्ड में भी कर सकते थे, दैट अब यू आपका यू मी के अनुसार आई बना, और मस्ट मस्ट ही होता है, मस्ट चेंज नहीं होता है। नॉट को नॉट ही रहने देते हैं, टेल को टेल ही रहने देते, और एनी वन को एनी वन ही रहने देते। लेकिन जो टू अपने पास से लगा दिया है ये गलत हो गया है, बात समझ पा रहे हैं ना। और चौथे में वॉन्स कह रहा है तो माँ चेतावनी देती नहीं है, माँ ने चेतावनी दिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 12 का आप देख पा रहे हैं बी क्यों करेक्ट है। तो आपको हर तरह से, ठीक है, मैंने इसको पोस्टमार्टम कर दिया है, आप इसको अपने दिमाग में बिठा लें। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशंस। बताइए, हाईलाइटेड एक्सप्रेशंस कहाँ पे है? वाइल्ड हॉर्सेस, ठीक है, वाइल्ड हॉर्सेस, यहाँ पे एक सेंटेंस है, और आपको कह रहा कि वाइल्ड हॉर्सेस कैन नॉट ड्रैग मी टू द पार्टी। वाइल्ड हॉर्सेस कैन नॉट ड्रैग मी टू द पार्टी, इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब है? नथिंग कैन पुल मी, कोई मुझे खींच नहीं सकता, कुछ भी मुझे खींच नहीं सकता, या ओनली वाइल्ड हॉर्सेस कैन टेक मी। तो मैंने आपको बता रखा है ना बच्चों की आइडियमिक एक्सप्रेशन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें शाब्दिक मीनिंग नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल्ड हॉर्सेस कैन नॉट ड्रैग मी टू द पार्टी, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ मुझे पार्टी की तरफ नहीं ले जा सकती, कि मतलब किसी भी जो है किसी भी स्थिति में मैं आज पार्टी में नहीं जाऊँगा। तो अब देखिए, पहला पहला कह रहा है कि नथिंग कैन पुल मी, मतलब कुछ भी मुझे आकर्षित नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ मुझे आज प्रभावित नहीं कर सकता है, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। और दूसरा कह रहा ओनली वाइल्ड हॉर्सेस कैन टेक मी, ये तो गलत हो गया ना, आपको मैंने बताया था शाब्दिक मीनिंग से बचिएगा। तीसरा कह रहा कि एवरीथिंग इज़ अनडिसाइडेड, कि कुछ भी जो है सब कुछ अनडिसाइडेड है, तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। इवन द वाइल्ड हॉर्सेस कैन नॉट गो, हो गया ना गलत, कि सिर्फ जो है यहाँ तक कि जंगली जो है हॉर्सेस भी नहीं जा सकते, तो गलत हो गया ना सब कुछ। पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा,
ठीक ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। नथिंग कैन पुल मी मतलब कुछ भी मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। वाइल्ड हॉर्सेस कैन नॉट ड्रैग मी टू द पार्टी मतलब ये जो है कोई भी मुझे चीज़ आकर्षित नहीं कर सकती। ठीक ना। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। चूज द ऑप्शन द बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशंस। बताइएगा। आपको मिल रहा है 2 सेंटेंस है और उसके अनुसार आपको जो पहला के बाद दूसरे को पढ़ते हुए फिर निष्कर्ष निकालना है। समझिएगा इंस्ट्रक्शन को फिर से। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशंस। हाईलाइटेड एक्सप्रेशंस क्या है? फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका क्या मतलब है? तो पहले इसके मतलब को जानने के लिए पहले समझना पड़ेगा ए और बी स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से करिएगा। द इंश्योरेंस एडवाइज़र मेट द, इसके बाद कह रहा है सो कॉल्ड प्रॉस्पेक्ट फॉर द 7th टाइम। क्या कह रहा है? इंश्योरेंस एडवाइज़र, ठीक है, सो कॉल्ड प्रॉस्पेक्ट यानी कि सो कॉल्ड परिपेक्ष में 7वीं बार मिला, फॉर द 7th टाइम 7वीं बार मिला। दूसरा करे आई हर्ड दैट, मैंने सुना, टेल हिम, उसको बताओ, नॉट टू फ्लैग अ डेड हॉर्स। इसका मतलब क्या है कि मैंने सुन रखा है इस बात को लेकिन तुम उसको बताओ कि फ्लैग हार्स जो है, नॉट टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब डेड हॉर्स का क्या मतलब है? अब देखिए कह रहा है कि नॉट टू हिम नॉट टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब डेड हॉर्स के पीछे न भागो। इसका मतलब डेड हॉर्स को चलाने की कोशिश ना करो। इसका मतलब है अपना समय किसी के पीछे मत बर्बाद करो। ठीक है। टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, अपना जो है समय बर्बाद करना, अपने आप को नष्ट करना। तो देखिएगा टू स्पेंड मनी, तो यहाँ पर पैसे बर्बाद करने का कोई नहीं है। दूसरा करा किसी को जान से मार देना, ऐसा भी कुछ नहीं है। टू रिवाइव थिंग्स, चीज़ों का बदला लेना, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। वेस्ट वंस एफर्ट मतलब मैंने सुना है। क्या है पूरा सेंटेंस फिर से देख लीजिएगा। द इंश्योरेंस एडवाइज़र इस परिप्रेक्ष्य में मुझसे 7वीं बार मिला, मैंने सुना है, ठीक है, इस बारे में जो है उसको बता दो तुम कि अपना समय और अपना मेहनत न बर्बाद करे। तो टू नॉट टू वेस्ट वंस एफर्ट यानी कि नॉट टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। ओके, समझ में आ गया ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है तो बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान से सुनते रहिए और आपका काम हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंसेस। पहला है, एक स्पेस है आपको, बर्ड दैट कैन फ्लाई, फिर दूसरा स्पेस है इज एनोमली। अब आपको बताना पड़ेगा कि बर्ड के आगे और एनोमली के आगे क्या यूज होगा, कौन सा आर्टिकल यूज होगा। आर्टिकल वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है, ताकि हमको पता चल पाए कि आज के क्वेश्चंस मैंने थोड़े से अलग बनाए हैं आपके लिए। तो बच्चों आपको कैसा लगा कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। चीज़ें वही थी, थोड़ा सा मैंने घुमा के आज आपको सामने प्रश्नों को रखा था ताकि आपको पता चल पाए कि किस प्रकार से ग्रामर को भी, ठीक है, आपके सामने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा सकता है। बर्ड के आगे क्या लगेगा? ठीक है, ए बर्ड, बहुत अच्छा। ए बर्ड यानी कि कोई भी चिड़िया। अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई इज माने एक ऐसी चिड़िया जो उड़ नहीं सकती, उसको क्या बोलते हैं? एन एनामोली बोलते हैं। ठीक है, एक प्रकार से समझिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, द बर्ड अगर आप पर्टिकुलर इंडिकेशन करते तब द बर्ड करते, ठीक है, और एना के ए चूँकि वॉवेल है तो एन आपका यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन वाले बच्चे बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, डी ऑप्शन करेक्ट है आप सभी लोग, है ना। चलेगा क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज़ एन एरर। बताना पड़ेगा एरर आपको कहाँ मिल रहा है। इट इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनियर्स टू क्लाइंब द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। आपको बताना है कि किस वर्ड में, इट मीन्स किस सेंटेंस में आपको किस ऑप्शन में एरर मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको मिल रहा है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक में, या ऑफ एवरी माउंटेनियर्स में, या टू क्लाइंब में, या इट इज़ द ड्रीम में। कहाँ पर मिला बताइएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा।
यहाँ पर आपको ध्यान ये देना पड़ेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। देखिए एवरी आया है तो एवरी के साथ माउंटेनियर्स नहीं लगेगा, क्योंकि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल यानी कि सिंगुलर नाउन यूज़ होता है एवरी के बाद, कभी भी प्लूरल नहीं यूज़ करते। तो बहुत जो है आसान प्रश्न था, बी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट है। देखिए ये देखने में बड़ा लग रहा है, बट आपको बस एक सामान्य सी बात ध्यान रखनी है, एवरी के बाद कैसे प्लूरल लग सकता है, नहीं लग सकता ना। ओके, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। चूज़ द राइट टैग। क्वेश्चन टैग आपको बताना पड़ेगा। यू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, आप अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये टैग क्या होगा। तो आपको मैंने बता रखा है कि यदि स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में होगा, यदि स्टेटमेंट निगेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव में होगा। अब आप देख पा रहे हैं जब आपका स्टेटमेंट अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो जो क्वेश्चन टैग है वो आपका निगेटिव सेंटेंस में होगा। तब आप आंसर करिए अब क्वेश्चन नंबर 17 का। यस, यू ऑल आर राइट, बी ऑप्शन, ठीक है, डोंट यू, ठीक है। यहाँ पर आपको टेंस नहीं चेंज करना पड़ता है, बस आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा स्टेटमेंट अगर अफर्मेटिव हो तो टैग निगेटिव में, और टैग अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव में हो तो टैग नेगेटिव में, और स्टेटमेंट निगेटिव में हो तो टैग अफर्मेटिव में। ओके, चलिएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18। इनडायरेक्ट बताना है। चेंज द गिवन स्टेटमेंट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई विल अराइव एट 7 PM टूडे। ही सेड, तो आपको क्या कर देना पड़ेगा, ही सेड दैट कर देना है। इसके बाद आई विल है तो आपको क्या कर देना है, ही को, ही के अनुसार आई को चेंज करके ही कर देना है। तो किस ऑप्शन में है, पहले में देखिए प्रोनाउन नहीं चेंज किया है, वॉच कर दिया है, विल का तो उड करना पड़ेगा। तो किस ऑप्शन में है, विल का उड, बी में है, सी में है, डी में है। डी में देखिए फिर से आई को चेंज नहीं किया, ही के अनुसार, इसको भी भूल जाएं। अब देखिए ही सेड दैट ही वुड अराइव, यहाँ तक तो बी में सही जा रहा है, लेकिन टुडे को चेंज नहीं किया, दैट डे में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं ना। आपको ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है उस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे आपकी अच्छी कमांड है, ठीक है। सिर्फ आप ऑप्शन के अनुसार आंसर करेंगे तो बहुत कम समय में आप जो है अपने करेक्ट आंसर को भी ढूंढ पाएंगे, और जो भी समय बचेगा उसको अदर पार्ट में दे पाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसके बाद क्या करना है, डिटर्मिनर जो है चेंज करना है इन द गिवन सेंटेंस। डिटर्मिनर आप जानते हैं ना कि एडजेक्टिव को और जो है आप देखते हैं दिस को, दैट को, ये सब डिटर्मिनर्स होते हैं ना, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, यानी कि जो किसी को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ द डॉग्स वॉश करेंगे, या एवरी ऑफ द डॉग्स वॉश करेंगे, या ईच ऑफ द डॉग्स वॉश करेंगे, या एनी ऑफ द डॉग्स वॉश करेंगे। बताइए, प्रोनाउन वाला क्वेश्चन है, बताइए कौन सा। इंडेफिनिट प्रोनाउन देखिएगा, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ये सब आपको एग्जाम में ज़रूर मिल जाएगा। देखिए अगर आप ऑल ऑफ द डॉग्स करेंगे तो यहाँ सब पर, यहाँ तक तो आपको ठीक लग रहा है, लेकिन वर होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। समझ पाए ना, वर होता तब तो ऑल सही कर देते। अब बी देखिए, एवरी ऑफ द डॉग्स वॉज अगर आप करें तो एवरी ऑफ द डॉग्स वॉज अगर आप करते हैं तो नहीं अच्छा है। क्यों नहीं अच्छा है, क्योंकि ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब ईच दिया हुआ है तो आप एवरी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। ईच ऑफ द डॉग मतलब जो है प्रत्येक की बात हो रही है, ईच ऑफ द डॉग्स वॉज, ठीक है। यहाँ पर ईच का प्रयोग करिएगा, ध्यान रखिएगा, एवरी का प्रयोग कर नहीं किया जाता है, ठीक है। एवरी ऑफ द डॉग्स नहीं, ईच ऑफ द डॉग्स करेक्ट होगा। एवरी डॉग होता तो आप कर सकते थे, ठीक है, एवरी डॉग होता ना कि डॉग्स। याद रखिएगा ऑफ द के बाद जो है, जो मतलब नाउन होते हैं वो प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होता है। एनी ऑफ द डॉग होता तब तो करेक्ट करते, डॉग्स है इसलिए नहीं करेक्ट करेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। याद है ना, मैंने बता रखा है नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज, याद आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो सी ऑप्शन वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब। एक ऐसा जो है
ऑप्शन आपको चूज करना है जो एक एडवर्ब हो। गर्ल एडवर्ब है, टॉय एडवर्ब है, सून एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एडवर्ब है। क्या करना पड़ेगा जल्दी से आप देखिए। गर्ल यानी कि आप क्या कर सकते हैं, गर्ल के पहले आर्टिकल लगा सकते हैं, तो आर्टिकल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो नाउन हो गया, नाउन को ही तो मॉडिफाई कर सकते हैं आप, उसके आगे कुछ रख के ईच गर्ल, अ गर्ल, दैट गर्ल, दोज गर्ल्स, ऐसे कर सकते हैं ना। सेम पैटर्न टॉय के साथ भी लगता है, दैट टॉय, अ टॉय, द टॉय लग सकता है ना। तो जिसके सामने लग सकता है उसको नाउन को कह देंगे आप। सून अगर देखिए तो सून एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, आई विल कम सून, ठीक है। तो कम सून मतलब सून एक एडवर्ब है, कम के जो है बाद आ रहा है और वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब होता है। बात समझ पाए ना। और यू आर ब्यूटीफुल गाय, यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, इट इज़ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो ये तो आपका एडजेक्टिव है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ पा रहे हैं ना बच्चों, कैसे एग्जाम में ऑप्शंस को ढूंढना पड़ेगा। चलिएगा, तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन, कितने मार्क्स आपके करेक्ट हुए बच्चों, ज़रूर से ज़रूर भेजिएगा। ओके, कैसा आज के क्लास का आपका अनुभव रहा, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, सब कुछ भेजिएगा। और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप मेहनत से पढ़ते हैं, आप आंसर करते हैं और आप वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारी एनर्जी और बढ़ जाती है। खूब मेहनत से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स ऑल।